कल्पना कीजिए 1857 के भारत की, जहां एक साधारण कारतूस से जुड़ी एक अफवाह ने 500 साल पुराने मुगल साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत कर दिया। जी। और दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत की नींव को मतलब पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में हम सीधे इसी ऐतिहासिक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आज की ये चर्चा कोई साधारण ऐतिहासिक बातचीत नहीं है, बल्कि एक सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री शैली का श्रव्य अनुभव है। हाँ, और इसे एक कालानुक्रमिक श्रृंखला में पिरोया गया है, जो ज्ञानवर्धन के साथ साथ विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सटीक तथ्य चाहते हैं। सही कहा। तो आज का विषय है 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता। और हमारे पास जानकारी का एक बहुत बड़ा और प्रामाणिक खजाना है। हमने वाजीरामन रवि के परीक्षा नोट्स, विकिपीडिया के विस्तृत लेख, मंगल पांडे, नाना साहेब और झांसी की रानी की जीवनियां और ब्रिटिश क्राउन के सुधारों पर शोध पत्रों को शामिल किया है। तो चलिए इसे समझते हैं। इस गहन चर्चा का उद्देश्य सिर्फ तारीखें याद करना नहीं है, बल्कि उन कारणों, संघर्षों और परिणामों को समझना है जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। शुरुआत इसी बात से करते हैं कि देखिए, जब हम कारतूस के अफवाह की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि सब कुछ अचानक हो गया। हाँ, लेकिन लेकिन असल में ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसके अंदर का लावा मतलब कई दशकों से खदबदा रहा था। बिल्कुल। अगर हम 1857 से थोड़ा पहले के माहौल को देखें, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, उसने भारतीय रियासतों में गहरा अविश्वास पैदा कर दिया था। जी। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो है कि ये केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था। मतलब रियासतों का छिनना तो एक बात थी, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हो रहा था? भारी कर प्रणाली और आर्थिक शोषण ने आम जनता की कमर तोड़ दी थी। और इसके साथ सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस भी तो थी, जहां राजाओं को अपनी ही सेना भंग करके ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था। सही बात है। और इसी के साथ ब्रिटिश सामाजिक इंजीनियरिंग ने भी असंतोष बढ़ाया, जैसे 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। जिसे आज हम प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन उस समय हाँ, उस समय के रूढ़िवादी समाज को लगा कि ये उनके धर्म पर हमला है। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का गहरा डर बैठ गया था। और सेना में भी तो यही हो रहा था। 1856 के जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ने भारतीय सैनिकों में मतलब विदेश या समुद्र पार जाने को लेकर नाराजगी पैदा कर दी थी। क्योंकि उस दौर में समुद्र पार करने का मतलब था अपना धर्म और जाति खो देना। बिल्कुल। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि 1856 के पोस्ट ऑफिस एक्ट के जरिए सैनिकों की मुफ्त डाक सेवा भी छीन ली गई। तो ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा बारूद बन चुकी थीं जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और दो चिंगारी बनकर आई नई एनफील्ड P53 राइफल और उसके चर्बी वाले कारतूस। गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह। हाँ, जिसे दांतों से काटना पड़ता था। अब 29 मार्च 1857 का वो दिन याद करते हैं। कलकत्ता के पास बैरकपुर परेड ग्राउंड। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का वो 29 वर्षीय सिपाही मंगल पांडे। जी। वो घटना किसी थ्रिलर फिल्म के दृश्य जैसी थी। मंगल पांडे ने खुलेआम विद्रोह कर दिया। जब लेफ्टिनेंट बॉग घोड़े पर सवार होकर उन्हें रोकने आए तो मंगल पांडे ने गोली चला दी, जो घोड़े को लगी और बॉग जमीन पर गिर पड़े। हाँ, और उसके बाद जब सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने मंगल पांडे को पकड़ना चाहा तो पांडे ने अपनी बंदूक के भारी बट से उसे भी मारकर गिरा दिया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद बाकी सैकड़ों भारतीय सिपाही सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। किसी ने अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश नहीं की, सिवाय एक सिपाही के, शेख पलटू, जिसने अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया। जी। और स्थिति तब जाके नियंत्रण में आई जब खुद जनरल हेयरसी अपनी पिस्तौल तान के वहां पहुंचे। और तब मंगल पांडे ने खुद को गोली मारने का प्रयास किया, पर वो बच गए। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगर हम इससे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो मंगल पांडे की इस बगावत के पीछे केवल कारतूस नहीं थे, अपनी आस्था और धर्म को भ्रष्ट किए जाने का गहरा डर था। और उनकी फांसी पूरे उत्तर भारत में अविश्वास का प्रतीक बन गई। और इस बगावत ने बड़ा रूप लिया 10 मई 1857 को मेरठ में। जब सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया और उनके साथियों को बेड़ियों में जकड़ दिया गया तो बाकी सिपाही भड़क उठे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, जेलें तोड़ी और रात के अंधेरे में ही दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचते हैं और सीधा लाल किले का रुख करते हैं 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की तरफ। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि जफर उस समय दुविधा में थे। उनका साम्राज्य सिर्फ नाम का था और वे ब्रिटिश पेंशन पर थे। हाँ,
एक बूढ़ा सम्राट बिना सेना के अंग्रेजों से कैसे लड़ता? लेकिन सिपाहियों का दबाव था, और जब जफर ने उन्हें अपना समर्थन दिया और खुद को भारत का सम्राट घोषित किया, तो इस सैन्य विद्रोह ने एक राजनीतिक रूप ले लिया। और जफर का दरबार उस समय हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। वहां होली और दिवाली उतने ही उत्साह से मनाई जाती थीं। इस समर्थन ने दोनों समुदायों को एक कर दिया। अब विद्रोह तेजी से फैला। कानपुर चलते हैं, जहां नाना साहेब थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिन्हें पेंशन देने से मना कर दिया गया था। बिल्कुल। और अपने रणनीतिकार अजीमुल्ला खान की सलाह पर उन्होंने खजाने पर कब्जा किया, सिपाहियों का वेतन दोगुना करने का वादा करके कानपुर में ब्रिटिश सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। और फिर आती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जी, हड़प नीति की एक और शिकार। जिन्होंने शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों से कूटनीतिक बातचीत की बहुत कोशिश की थी। जी, लेकिन जब अंग्रेजों ने उन्हें ही साजिशकर्ता मान लिया, तो उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना तैयार की। उस किले का दृश्य कल्पना करने लायक है। 25 फुट चौड़ी ठोस ग्रेनाइट की दीवारें, भारी तोपें, और अंदर रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। इसके अलावा बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल भी डट कर मुकाबला कर रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में विद्रोही हावी रहे, लेकिन फिर ब्रिटिश सेना ने एक क्रूर और सुनियोजित पलटवार किया। ये निर्णायक मोड़ था। जुलाई से सितंबर 1857 तक दिल्ली की जो घेराबंदी हुई, वो बहुत खौफनाक थी। कश्मीरी गेट पर भारी गोलाबारी करके अंग्रेज शहर में घुस गए। और 20 सितंबर को मेजर विलियम हॉडसन ने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। और जो उसके बाद हुआ वो मार्मिक और भयावह दोनों था। हॉडसन ने खूनी दरवाजे पर जफर के बेटों और पोते के कपड़े उतरवाकर उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। एक 82 साल के पिता के लिए ये देखना कि उसका पूरा राजवंश खत्म हो गया है, अकल्पनीय है। यही क्रूरता झांसी में भी दिखी। मार्च 1858 में मेजर जनरल ह्यू ग्रोज ने 4300 भारी हथियारों से लैस सैनिकों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई असाधारण वीरता से लड़ी और फिर घोड़े पर सवार होकर कालपी भाग निकली। लेकिन अंग्रेज पीछा करते रहे। आखिरकार 18 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। अब हम उस दौर में आते हैं जहां इसके परिणाम सामने आने लगे। 1858 में लाल किले में जफर पर मुकदमा चला। 21 दिन का मुकदमा, जहां उन पर 19 सुनवाई हुई। जी, और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनका निधन हुआ। इसके साथ ही 500 साल पुराने तैमूरी राजवंश का अंत हो गया। जफर की वो प्रसिद्ध शायरी आज भी गूंजती है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। सत्ता परिवर्तन का एक बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन लागू हो गया। नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि अब धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत चालाकी से सैन्य नीतियां बदली। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। सेना में बंगाल और अवध के बजाय पंजाबियों और गोरखाओं की भर्ती बढ़ा दी गई, ताकि सिपाही कभी एकजुट न हो सकें। इसके अलावा पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ वफादार नागरिक बनाना था, जो रंग से भारतीय हों लेकिन सोच से अंग्रेज। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे दिखाते हैं कि वीडी सावरकर जैसे विचारकों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि आरसी मजूमदार और ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे केवल एक सिपाही विद्रोह या धार्मिक उन्माद माना। यहाँ हम किसी विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि स्रोतों के आधार पर स्पष्ट कर रहे हैं कि अलग-अलग इतिहासकारों का नजरिया अलग-अलग रहा है। तो ये ज्ञान आज क्यों मायने रखता है? ये केवल इतिहास के पन्ने नहीं है। जिन पश्चिमी शैक्षिक सुधारों को अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए लागू किया था, उसी शिक्षा ने अनजाने में भारतीयों को समानता और आजादी के विचारों से परिचित कराया। और उसी ने बाद में भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया और 1947 की आजादी की नींव रखी। इस चर्चा को खत्म करने से पहले ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, सोचने वाली बात है। जी, अगर 1857 के विद्रोहियों के पास एक साझा केंद्रीय नेतृत्व होता और अंग्रेजों को हराने के बाद भारत को चलाने की कोई ठोस राजनीतिक योजना होती, तो क्या इतिहास कुछ और होता? क्या भारत 90 साल पहले ही आजाद हो गया होता? ये एक ऐसा विचार है जिस पर खुद से शोध करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोचक और परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।